एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट दोनों अलग अलग टर्म है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट लर्नर। कैसे हैं आप सभी? तो देखो, हम लोग इंडियन पॉलिटी को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करा दिया था। आर्टिकल 12, 13, 14, 15 ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को करा दी थी। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे आर्टिकल 16 को। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन दूं तो देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मेरे चैनल के साथ में नए जुड़ रहे हैं उनके लिए अगर मैं क्विक रिवीजन दूं तो हम लोगों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं। तो बेसिकली ये 7 राइट्स थे, अब हमारे पास ओनली 6 राइट्स बचे हैं। दैट मींस 7th राइट जो था वो हटा दिया गया है, अब वो हमारे पास फंडामेंटल राइट की तरीके से नहीं है। ठीक है, तो इन 6 राइट्स में से हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है, फिर हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, और फिर आता है 6th राइट जिसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। क्लियर है? हम लोग राइट टू इक्वालिटी को पढ़ रहे थे। ठीक है, अब राइट टू इक्वालिटी जो होता है आर्टिकल 14 से शुरू होता है और आर्टिकल 18 तक होता है। अब हमने आर्टिकल 14 पढ़ लिया है, 15 पढ़ लिया है, और इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में करा दिया है। आज जो हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 16 करेंगे। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 16 ना, इसमें बहुत सारे क्लॉजेस हम लोगों को पढ़ने होते हैं। आपको दिख ही रहा होगा कि देखो आर्टिकल 16(1), 16(2), 3, 4, 4A, 4B। ठीक है, तो अगर एक्चुअल में आप स्टेटमेंट वाइज पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर आप इनको थोड़े थोड़े केसेस के साथ में पढ़ोगे कि भाई कौन से आर्टिकल या कौन सा जो क्लॉज है वो कब जोड़ा गया था और उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड था, तो ये चीजें आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेंगी और बहुत ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन भी क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो अब आर्टिकल 16 को स्टार्ट करते हैं। तो देखो आर्टिकल 16 क्या कह रहा है, मेन पॉइंट तो राइट टू इक्वालिटी का ही है, लेकिन अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 तो एक जनरल टर्म कह रहा है कि भाई राज्य विभेद नहीं करेगा पर्सन्स को लेकर के। ठीक है, किसी भी व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 थोड़ा सा और जाके क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा और कह सकते हैं आप कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ये क्या कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा 5 ग्राउंड्स पर। ठीक है, जब हम आर्टिकल 16 क्या कहता है कि भाई राज्य, स्टेट, जब भी कभी कोई पब्लिक जॉब की बात करेगा तो पब्लिक जॉब में किसी भी सिटीजन को लेकर के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करने का मतलब ये नहीं है कि भाई राज्य डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं सकता है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं। जैसे आर्टिकल 15 में हमने 5 ग्राउंड्स पढ़े थे, आर्टिकल 16 में हमने 2 ग्राउंड्स और ऐड करने हैं कि भाई राज्य किन आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? आर्टिकल 16 क्या कहता है कि राज्य पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक जॉब्स में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कुछ ग्राउंड्स को लेकर के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करूं कि संविधान में क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल 16 को लेकर के बहुत सारे क्लॉजेस हम लोगों को पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), 4 में भी 4A, 4B, फिर 16(5) और 16(6) हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हर एक क्लॉज अलग अलग चीजों को बता रहा है और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंस में और स्पेशली प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलो तो देखो सबसे पहला क्लॉज क्या है, आर्टिकल 16(1). आर्टिकल 16(1) क्या कहता है, इंश्योर्स इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही गई है, सिटीजन्स के बारे में बात की गई है कि जैसे आर्टिकल 15 सिटीजन्स के बारे में बात कर रहा है ना, आर्टिकल 16 भी सिटीजन्स को मिला है। तो दैट मींस ये क्या है, ये फॉरेनर्स को मिलने वाला राइट नहीं है, ना ही आर्टिकल 15 ना ही आर्टिकल 16। क्लियर हुआ? तो ये सिर्फ नागरिकों की बात की गई है, जो भारत में भारतीय नागरिक हैं उन्हीं के लिए आर्टिकल 15 प्रोवाइड होता है। ठीक, तो ये क्या कह रहा है कि इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट, कि राज्य के अंतर्गत आने वाली जितनी भी पब्लिक सर्विसेज होती हैं, जितने भी पब्लिक पोस्ट होते हैं, सरकारी नौकरियां जितनी भी होती हैं, उसमें किसी सिटीजन को लेकर के कोई विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 टर्म आप लोगों को देखने में आ रही होंगी, एक तो कहा गया है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा कहा गया है अपॉइंटमेंट। ठीक है, इन जनरल अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको दोनों टर्म एक जैसी लगेंगी कि हाँ ठीक है, नौकरियां देने की बात की जा रही है और उसमें कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको डीपली समझाऊं आपको कि एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट का मतलब है नियुक्ति, कि जब भी किसी व्यक्ति को पब्लिक गवर्नमेंट सर्विस मिलती है तो उसमें जो नियुक्ति होती है, पहला स्टार्टिंग पॉइंट, एंट्री लेवल जिसको कहते हैं हम, उसी को कहा जाता है अपॉइंटमेंट। दैट मींस
कभी भी किसी भी सिटीजन को अगर आप सरकार नियुक्त करती है तो उसको लेकर के डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। आगे ग्राउंड बताऊंगी कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या है, ये एंट्री लेवल की बात की गई है। ठीक है, एंट्री लेवल की बात की गई है। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि ना सिर्फ एंट्री लेवल, सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेवल की बात नहीं की गई है कि भाई किसी को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया आपने और उसको क्या कर दिया आपने, सरकारी नौकरी दे दी है, बस दैट्स इट। नहीं, पूरा उसका टेन्योर जितना भी होता है उसके बीच में उसकी सेवा शर्तें जिसको बोलते हैं, सैलरी हो गया, प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, रिटायरमेंट तक आपकी चीजें क्या होती हैं, एम्प्लॉयमेंट में शामिल होती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपॉइंट होता है उसके बाद उसकी जितना भी टेन्योर होता है उस बीच में उसकी सारी चीजों के को लेकर के सैलरी, प्रमोशन, ट्रांसफर, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसे कहा जाता है आर्टिकल 16(1). ठीक है, समझ में आया आर्टिकल 16(1) क्या है? अब बात करते हैं हम आर्टिकल 16(2) की। तो आर्टिकल 2 क्या कह रहा है कि भाई जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर मैंने जो ग्रीन जो हाईलाइट किया है वो सारे डिस्क्रिमिनेशन या ग्राउंड्स जो हैं वो हमें आर्टिकल 15 में भी पढ़े हैं। रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 ग्राउंड्स हमने 15 में भी पढ़े हैं कि भाई 15 में भी स्टेट क्या नहीं कर सकता है, धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर 2 ग्राउंड्स और ऐड हो जाते हैं जिसे कहा जाता है डिसेंट, और 7th वाला जो होता है उसे कहते हैं हम रेजिडेंस। दैट मीन्स इसको क्या कहते हैं हम, वंश के आधार पर। ठीक है, डिसेंट का मतलब होता है वंश के आधार पर और रेजिडेंट का मतलब क्या है, निवास स्थान। तो राज्य, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेजिडेंट। ठीक है, तो देखो रिलीजन तो समझते हैं आप लोग, धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। रेस का मतलब होता है नस्ल। ठीक है, काले गोरे को लेकर के, छोटे बड़े को लेकर के। ठीक है, मतलब दैट मीन्स उसकी फिजिकल या बायोलॉजिकल फीचर्स को लेकर के कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है 16(2) का वायलेशन होगा। ठीक है, फिर आता है कास्ट, जाति के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जेंडर, मेल फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब क्या है, जन्म का स्थान। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था जन्म का स्थान व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। ठीक है, तो जन्म स्थान के आधार पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। डिसेंट का मतलब होता है वंश, वंश का मतलब होता है जिसे बोलते हैं फैमिली रूट्स। ठीक है, रेजिडेंट, निवास स्थान, निवास स्थान के आधार पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? आर्टिकल 16(2) क्लियर। चलो अब बात करते हैं हम आर्टिकल 16(3) की। तो आर्टिकल 16(3) क्या कहता है? आर्टिकल 16(3) एम्पावर्स पार्लियामेंट, यहां पर देखिए, पार्लियामेंट टू मेक लॉज अलाउइंग रेजिडेंस बेस्ड क्राइटेरिया फॉर सर्टेन पब्लिक जॉब्स। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया है कि भाई अगर संसद चाहे तो किसी पब्लिक जॉब के लिए, किसी सरकारी नौकरी के लिए रेजिडेंस की क्राइटेरिया को डिस्क्रिमिनेशन का आधार बना सकती है। दैट मींस यहां पे क्या कहा है, ऊपर तो हमने कहा कि भाई निवास के स्थान के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा नौकरियों में, लेकिन आर्टिकल 16(3) खुद ही अपवाद कर रहा है कि भाई पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए रेजिडेंस को बेस बना सकती है डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि देखो इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं। ठीक है, उन अंडर डेवलप्ड एरियाज को भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये प्रोविजन किया गया था 1957 में। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था जिसे कहा जाता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट टू रेजिडेंस एक्ट 1957। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट टू रेजिडेंस एक्ट 1957। तो ये एक एक्ट बनाया था जिसमें रेजिडेंस को उसमें डिस्क्रिमिनेशन का आधार बनाया था। दैट मींस क्या किया गया था, क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था कि हाँ, निवास के स्थान को हम क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरियों में विभेद का आधार बना सकते हैं। ठीक है, उस समय में कुछ राज्य, फॉर एग्जांपल जैसे आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, ऐसे राज्यों के लिए ये 16(3) लाया गया था। लेकिन आज अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए ये 16(3) अप्लाई होता है। ठीक है, और बाकी राज्यों के लिए इस चीज को हटा दिया गया था। ठीक है, क्लियर हुआ? 16(3) समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, 16(1) क्या था, बेसिक एक जनरल बात कही गई है कि सिटीजन्स की एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। 16(2) ये बताता है कि ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं। तो बेसिकली 7 ऐसे ग्राउंड्स हैं, 5 तो 15 वाले थे, 2 और ऐड कर दिए गए थे। दैट मीन डिसेंट्स और रेजिडेंट। डिसेंट का मतलब होता है वंश के आधार पर। ठीक है, और रेजिडेंस का मतलब होता है निवास के स्थान पर। फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है, दैट मीन उसका प्लेस ऑफ बर्थ तो मध्य प्रदेश है, लेकिन रेजिडेंस अभी वो जो है यूपी में रह रहा है, दैट मीन वो क्या है, उसका रेजिडेंस हो गया, निवास स्थान हो गया। ठीक है, तो इन ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। 16(3) खुद ही कह रहा है कि भाई पार्लियामेंट चाहे तो डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो